Hey guys, how are you? Welcome back on my YouTube channel which is NEET Expert and myself Dr. Meenu Sharma. So how are you guys? I hope you all are fine. So today we start new topic which is respiratory system. ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं लाइक ग्लूकोज, इसके ब्रेकडाउन के लिए इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और इसके ब्रेकडाउन पर एनर्जी रिलीज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको तो क्या करते हैं, ये अपनी अदर एक्टिविटीज होती है लाइक चलना फिरना और भी अदर एक्टिविटीज, उसमें काम ले लेते हैं। लेकिन जो ये CO2 बनी है ये बॉडी की सेल्स के लिए हार्मफुल होती है, तो इस CO2 को अपनी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। ओके, तो इसके लिए ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है। ब्रीदिंग में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में O2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, उसको इनहेल करते हैं और अपने एल्वेलाई में प्रेजेंट जो CO2 है उसको बाहर एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में तो क्या होता है कि जो बॉडी की सेल्स होती है वो ऑक्सीजन को यूज करती है और CO2 को रिलीज कर देती है। पर जो ब्रीदिंग अपन करते हैं जिसमें अपने पेट पे हाथ रखते हैं तो ये ऊपर नीचे होता हुआ अपने को फील होता है, तो ब्रीदिंग अपने को फील होती है बट रेस्पिरेशन फील नहीं होता। और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि क्या अपन रेस्पिरेशन को रोक सकते हैं? नहीं, अपन रेस्पिरेशन को नहीं रोक सकते, अपन ब्रीदिंग को रोक सकते हैं। मतलब जैसे मान लो अभी मैंने ये सांस रोका है तो ये मैंने ब्रीदिंग को रोकी हूँ, ना कि रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन तो सेल्स के अंदर चलता है और अगर मान लो किसी मतलब ह्यूमन का, किसी पर्सन का रेस्पिरेशन रुक गया तो उसकी डेथ ही होगी सीधे। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग उनकी पैलेस जहाँ वो रह रहे हैं और जो उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है और जो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कुछ सेलुलर लेवल के होते हैं, कुछ टिश्यू लेवल का, किसमें ऑर्गन लेवल का होता है, किसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होते हैं? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंज, स्पंज, सिलेंट्रेटा और प्लेटियल मंथीज या फ्लैटवर्म्स। इनमें क्या होता है? इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस से ये सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से ये रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग किससे रेस्पिरेशन करते हैं? इनकी जो मॉइस्ट क्यूटिकल होती है उससे ये रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, थर्ड वन इज जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें क्या होती है? ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ओके, जिनको ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं, उसकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनमें ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स होती है इंसेक्ट्स में। नेक्स्ट क्या होता है कि जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क होते हैं इनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन किससे होता है? इनमें होता है गिल्स से। बाकी जितने भी टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इनमें क्या होता है? लंग्स होते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनमें लंग्स क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो फिशेज होती है इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? गिल्स होते हैं। बाकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स,
इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, लंग्स होता है। ओके, सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल जिस पैलेस पे रह रहा है और जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है कि सेलुलर लेवल का है या टिश्यू लेवल का है या ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ओके, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन according to palace and level of organization. Okay, according to palace and level of organization. डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लोअर वर्टिब्रेट्स, स्पंज, सिलेंट्रेंटा, फ्लैटवर्म्स में जनरल बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवर्म और फ्रॉग में क्या होता है, इनकी मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, उससे रेस्पिरेशन करते हैं। इंसेक्ट्स में ट्रेकियल ट्यूब्स होती है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क में गिल्स होते हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें मोस्टली लंग्स होते हैं। फिशेस गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। बाकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या होता है उसमें। ये इसको रफ कर लूं मैं। नेक्स्ट अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, 1 पेयर लंग्स होते हैं, प्लस साथ में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो एयर होती है वो कहाँ जाती है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ओके, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से जाती है। जैसे मान लो ये हो गया एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, इसके अंदर की तरफ वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट है, वहां पे जाती है वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल से ये जाएगी नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर में जाती है। ये हो गया नेजल चैम्बर। फिर ये यहाँ पे होते हैं इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स, यहां से ये जाती है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से ये जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ये जाती है ग्लोटिड। एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। वहां से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ये जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई या फिर इसको सेगमेंटेड ब्रोंकाई भी बोलते हैं। वहां से जाएगी टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल में, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स,
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाती है, यहां से ये जाती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और वहां से जाती है एल्वियोलर डक्ट के थ्रू एल्वियोलाई में। ओके, तो ये है अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब रेस्पिरेटरी पाथ। तो सबसे पहले जाती है एयर होगी, वो सबसे पहले जाएगी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में, फिर यहाँ से इसकी इनर की साइड पे होता है वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में एयर जाती है यहाँ पे नेजल चेम्बर में। ओके, देन नेजल चेम्बर खुलते हैं इंटरनल नेयर्स में। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स के दो पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। तो और ये क्या होता है कि जो अपना आगे वाला पार्ट होता है ये तो हार्ड पैलेट हो गया, और हार्ड पैलेट के पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहां पे यूविया नाम की एक स्ट्रक्चर होती है। तो जब अपन खाने को निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि ये यूविया क्या होता है नेजोफेरिंग्स को कवर कर देता है। इससे क्या होता है कि जो फूड है वो ओरोफेरिंग्स में जाए, नेजोफेरिंग्स में ना जाए। ओके, उसके बाद में क्या होता है ये नेजोफेरिंग्स हो गया, यहाँ पे एयर गई। उसके बाद में ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या होती है कि ये फूड एंड एयर के लिए कॉमन एक जगह होती है, ठीक है, कॉमन पैलेस, कॉमन पैलेस फॉर फूड एंड वाटर। ओके, उसके बाद में ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स से ये ग्लोटिड है, बट ये फेरिंग्स क्या होती है कि ये अपनी हो गई ट्रेकिया, ये ट्रेकिया हो गई, और ये क्या है ईसोफेगस। तो मान लो फूड आया, फूड आता है तो क्या होता है कि ये इसमें भी जा सकता है, ट्रेकिया में भी जा सकता है, और ये ईसोफेगस में भी जा सकता है। बट क्या होता है कि जिस टाइम पे फूड स्वेलो होता है उस टाइम पे क्या होता है कि ये ग्लोटिड है, उसके बाद में ये नीचे फेरिंग्स हो गई। तो एक ग्लोटिड है, इसके ग्लोटिड के मुंह पर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है। ओके, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ये हो गया एपिग्लोटिस, ये हो गया एपिग्लोटिस, ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। जैसे खाने को स्वेलो करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेता है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपन खाना खाते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा खुला रह जाता है, तो थोड़े से फूड के पार्टिकल्स अपने ग्लोटिस में चले जाते हैं, तो उस वजह से अपने को कभी कभी बहुत तेज खांसी आती है, और वो खांसी तब तक आती रहती है जब तक कि वो फूड पार्टिकल्स एक तरीके से उस ग्लोटिस से बाहर ना निकल जाए। ओके, सो ये गया ग्लोटिड। उसके बाद में लेरिंग्स, लेरिंग्स ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और इसको ये क्या होता है साउंड प्रोड्यूस करने का ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गन होता है, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। ओके, और बर्ड्स में लेरिंग्स की जगह सेरिंग्स होता है, ठीक है। ये लेरिंग्स ट्रेकिया में खुलता है। ओके, अब ये ट्रेकिया क्या होते हैं कि जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे होती है वहां पर जाकर ये क्या होती है कि ये ब्रांचेस में बढ़ जाती है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ओके, उसके बाद में ये प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में बढ़ जाएगी, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी या सेगमेंटेड ब्रोंकाई में बढ़ जाएगी, बाद में ये टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स में, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, मतलब छोटी छोटी और ब्रांचेस हो जाएगी, और फाइनली ये बनाती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि वेस्कुलर होती है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या होता है जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो मेनली एल्वियोलाई में होता है। ओके,
तो ये है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पाथ। ओके, समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में एयर जाती है, वहां से ये इंटरनल वेस्टिब्यूल, देन नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर के पीछे होते हैं इंटरनल नेयर्स, फिर फेरिंग्स के दो पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स फूड के लिए, नेजोफेरिंग्स एयर के लिए। और फेरिंग्स होता है ये कॉमन पैलेस होता है फॉर फूड एंड वाटर, फूड एंड एयर। ओके, तो क्या होता है कि जो अपना ये आगे वाला पार्ट है ये हार्ड पैलेट हो गया और इसके पीछे सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट के टर्मिनल पार्ट पे यूविया यूविया नाम की स्ट्रक्चर होती है। ये यूविया क्या होती है कि जब अपन फूड को स्वेलो करते हैं या निगलते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि यूविया नेजोफेरिंग्स को कवर कर देती है ताकि फूड नेजोफेरिंग्स में ना जाए। ओके, नेजोफेरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लोटिड। ग्लोटिड क्या हो गया कि ये ग्लोटिड है और ये ईसोफेगस है। तो ग्लोटिड के जैसे फूड आता है तो ये जनरली तो जैसे अपन फूड को स्वेलो करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, एक ग्लोटिड होता है, इसके मुंह पर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, जैसे फूड को स्वेलो करते हैं उस टाइम पे ये ग्लोटिस को कवर कर देता है ताकि फूड ईसोफेगस में जाए ना कि ग्लोटिड में जाए। ओके, और इस कवरिंग को बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट, ये ग्लोटिस लैरिंग्स में खुलता है। ये क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस करने का ऑर्गन होता है, ये कार्टिलेजिनस होता है, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद में क्या होता है, लैरिंग्स किस में खुलता है, ट्रेकिया में। ट्रेकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं, वहां पे ये ब्रांचेस में प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई में बढ़ जाता है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी में, टर्शियरी से फिर पल्मोनरी और टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्योस, देन टर्मिनल ब्रोंक्योस, फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योस और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योस फाइनली एल्वुलाई में। एल्वुलाई क्या होती है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे मेनली क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज मेनली एल्वुलाई में होता है। ओके, उसके बाद में जो ट्रेकिया होते हैं, ट्रेकिया में क्या होता है कि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है। ये मान लो ट्रेकिया है तो इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। दिस इज ट्रेकिया, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग ओके। तो ये क्या होती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये डोर्सल सरफेस पर एब्सेंट होती है, ये डोर्सल सरफेस पर एब्सेंट होती है। ओके, तो मान लो मैं हूं, तो ये हो गई मेरी डोर्सल सरफेस, ये हो गई मेरी वेंट्रल सरफेस। तो ये वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होती है बट डोर्सल सरफेस पर एब्सेंट होती है। तो इनका क्या वर्क है, ये क्या करती है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ये ट्रेकिया को श्रिंक या पिचकने से रोकती है। ओके, तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स। उसके बाद में इसमें दो जोन्स होते हैं, कंडक्शन जोन एंड एक्सचेंजिंग जोन। तो ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहां तक जो जोन होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन जोन। ओके, कंडक्शन जोन में क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो एयर होती है उसको, जो उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सैंड के या फिर और भी, उनको क्या होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में अपने यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो रोक लेते हैं। सेकंड, कंडक्शन जोन का क्या वर्क होता है, ये जो एयर होती है उसको क्या करती है, मॉइस्ट करती है। मॉइस्ट क्यों करती है, ताकि ये और उस एयर को अपने
बॉडी के टेम्परेचर पर सेट करती है। तो कंडक्शन जोन के 3 वर्क हो गए, क्या क्या? एक तो ये जो एयर अपन इनहेल करते हैं उसको जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को साफ करती है। सेकंड क्या करती है, उस एयर को मॉइस्ट करती है। और थर्ड, उस एयर को अपने बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करती है। तो कंडक्शन जोन कहाँ से कहाँ तक हो गया? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है कंडक्शन जोन, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक होता है एक्सचेंजिंग जोन। ठीक है, ये होता है एक्सचेंजिंग जोन। इसमें क्या होता है, रियल में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्लड से O2 टिश्यू तक जाती है, सेल उस ऑक्सीजन को यूज करती है कैटाबोलिक रिएक्शन में, और सेल क्या करती है, CO2 रिलीज करती है, वो ब्लड में आती है, और वो ब्लड से फिर एल्वियोलाई तक जाकर और वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको एक्सपायर कर देते हैं। ओके, तो दिस इज द पाथ। उसके बाद में क्या होता है कि ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और ये ब्रोंक्यूल्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। लंग्स बनाते हैं। प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी, सेगमेंटेड, ये सब मिलकर लंग्स बनाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं लंग्स। नेक्स्ट देखते हैं लंग्स। ह्यूमन में क्या होता है, 1 पेयर लंग्स होते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कोई एक लंग की स्ट्रक्चर ही देखना है। ओके, इस पे क्या होता है, बाइलेयर कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ह्यूमन के लंग्स क्या होते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये हो गई, ये है लंग्स, इस पे बाइलेयर कवरिंग प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं प्लूरा। और ये प्लूरल कैविटी हो गई, इसमें क्या फिल्ड है, प्लूरल फ्लूइड। इसमें प्लूरल फ्लूइड फिल्ड है। ये क्या करता है कि इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। ओके, सो जो आउटर प्लूरा होती है वो तो किससे अटैच होएगी, आउटर प्लूरा तो किससे अटैच होएगी, ये लंग्स क्या है, थोरेसिक कैविटी में रखे हुए हैं, तो आउटर प्लूरा तो किससे अटैच होएगी, जो थोरेसिक कैविटी की जो लेयर होएगी उससे अटैच होएगी। और इनर प्लूरा किससे अटैच होएगी, ये इनर प्लूरा है, ये इनर प्लूरा है, तो ये लंग्स की वॉल से अटैच होएगी। ये इनर प्लूरा है, ये लंग्स की वॉल से अटैच होएगी। ओके, उसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन के लंग्स थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और ये एयर टाइट चेम्बर होता है। ओके, तो क्या होता है, अब थोरेसिक कैविटी किस किस से मिलकर बनी होती है, डोर्सल सरफेस, मान लो ये डोर्सल सरफेस है थोरेसिक कैविटी की, तो ये डोर्सल सरफेस पर तो होता है वर्टिब्रल कॉलम। मान लो ये है थोरेसिक कैविटी, तो डोर्सल सरफेस पे तो क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, नेक्स्ट वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम प्रेजेंट है,
ये मान लो वेंट्रल सरफेस हो गई, तो यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, रिब्स। लेटरल सरफेस पर रिब्स प्रेजेंट है। एंड जो लोअर सरफेस होती है वहां पे क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थोरेसिक कैविटी किस किस से मिलकर बनी हुई होती है। थोरेसिक कैविटी की जो डोर्सल सरफेस होती है, यानी कि ये वाली सरफेस, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम होता है, लेटरल सरफेस पर रिब्स प्रेजेंट होती है, और जो लोअर सरफेस होती है वहां पर डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये क्या थोरेसिक कैविटी। अब अपने लंग्स क्या होते हैं, ये थोरेसिक कैविटी एयर टाइट होती है और इसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा चेंज थोरेसिक कैविटी में के वॉल्यूम में होएगा, सेम वैसा का वैसा चेंज लंग्स के वॉल्यूम में होएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लंग्स में मसल्स एब्सेंट होती है, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन या उसकी पावर नहीं होती है। तो जैसा चेंज थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में होएगा, अगर मान लो थोरेसिक कैविटी फैलेगी तो लंग्स भी फैलेंगे, थोरेसिक कैविटी सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होएगी, तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ओके, सो ये हो गया लंग्स। लंग्स पर बायलेयर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको प्लूरा बोलते हैं, और इन दोनों प्लूरा के बीच में एक प्लूरल कैविटी होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड फील्ड होता है। ओके, तो आउटर प्लूरा होती है वो तो थोरेसिक कैविटी की वॉल से अटैच होती है, और इनर प्लूरा होती है वो जो लंग्स होते हैं उसकी वॉल से अटैच होती है। ओके, और ये लंग्स थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक कैविटी डोर्सल सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम, लेटरल रिब्स एंड लोअर सरफेस पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट क्या होता है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी रेस्पिरेशन में फर्स्ट में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वहां से ऑक्सीजन अपनी बॉडी में जाती है, और बॉडी में जो सेल्स ने CO2 रिलीज की है वो CO2 इनर बॉडी से बाहर आती है। ओके, फर्स्ट में ये होता है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में क्या होता है, एल्वुलाई होती है, वहां पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन। ओके, exchange of oxygen and CO2 in alveoli by diffusion। थर्ड में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है इनका ट्रांसपोर्ट होता है किससे, ब्लड की हेल्प से। तो ब्लड क्या करता है कि एल्वुलाई से ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यू तक लेके जाता है, टिश्यू से ये ऑक्सीजन सेल्स में जाती है, ये सेल्स इस ऑक्सीजन का यूज करती है और CO2 को वापस छोड़ देती है। ये CO2 टिश्यू से ब्लड में आती है और ये ब्लड इस CO2 को वापस एल्वुलाई तक ले जाता है। तो थर्ड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फोर्थ में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू बाय सिंपल डिफ्यूजन। ओके, और लास्ट क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो ऑक्सीजन को यूज करती है कैटाबोलिक रिएक्शंस में और वहां से CO2 को रिलीज करती है। तो क्या क्या रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हो गए, 5 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको अपनी बॉडी इनहेल करती है और बॉडी में प्रेजेंट CO2 को एक्सहेल करती है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो एल्वुलाई होती है वहां पर
गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का गैसेस एक्सचेंज होता है किससे? सिंपल डिफ्यूजन से। थर्ड में क्या होता है कि जो ये गैस होती है इसको ब्लड कैरी करके, मतलब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को कैरी करके ये टिश्यू को देगा, टिश्यू इस गैस को सेल को देगा, सेल कैटाबोलिक रिएक्शंस के लिए इस ऑक्सीजन को यूज करेगी और CO2 रिलीज करेगी। CO2 सेल से टिश्यू में आएगा और ब्लड में आएगा और ब्लड वापस इस ऑक्सीजन को CO2 को एल्वियोलाई को देगा। ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होता है टिश्यू और ब्लड के बीच में। और फिफ्थ स्टेप में बता ही दिया कि जो सेल होती है वो ऑक्सीजन को कैटाबोलिक रिएक्शन के लिए यूज करेगी और उससे CO2 रिलीज होगी। ठीक है। तो ये हो गए रेस्पिरेशन के स्टेप्स। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। mechanism of breathing. ब्रीदिंग का मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होता है, एक्सपिरेशन एंड इंस्पायरेशन। ओके। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है। और ये क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसका और लंग्स के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है। लंग्स में प्रेजेंट CO2 के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। ये कैसे होता है? इसके लिए अपनी बॉडी में प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। इस वजह से क्या होता है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म होता है। ठीक है। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो अपने लंग्स में प्रेजेंट CO2 है या लंग्स में प्रेजेंट जो एयर है उसका प्रेशर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है उसके कंपेयर में ज्यादा होता है। मींस लंग्स में नेगेटिव प्रेशर है, तो इससे क्या होएगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर लंग्स में आती है इंस्पायरेशन के टाइम पे। ओके। तो ये हो गया इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो लंग्स में प्रेजेंट एयर है उसका प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसके कंपेयर में ज्यादा होता है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो गया, इस वजह से एक्सपायरेशन हो जाता है। ठीक है। सो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि लंग्स की जो एयर होती है उसका प्रेशर लेस देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके। सो लंग्स में क्या होएगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होएगा। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है कि लंग्स की एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपेयर में। ठीक है। तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म में क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग क्यों होती है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, इस वजह से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो लंग्स में प्रेजेंट एयर है उसका प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसके कंपेयर में कम होता है, तो एक लंग्स में नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया और इन दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो गया। तो एयर क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है, तो ये इंस्पायरेशन हो गया। और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो लंग्स में एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसके कंपेयर में ज्यादा होता है, तो ये इन दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो गया। तो क्या होगा कि लंग्स में हाई प्रेशर प्रेजेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लो प्रेशर प्रेजेंट है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का फ्लो हो जाता है, तो एक्सपायरेशन में ये हो जाता है।
अब ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता कैसे है, ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे जनरेट होता है, ये देखते हैं अपन। तो क्या होता है कि इसमें डायफ्राम और रिब्स में क्या होता है कि स्पेशल टाइप की सेल्स, स्पेशल टाइप की मसल्स का सेट प्रेजेंट होता है, जिनको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका क्या रोल होता है, जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो क्या होता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस का एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस पर ये क्या करता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा देता है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम जनरली होता है डोम शेप, डोम शेप होता है। बट इन इंस्पायरेशन डायफ्राम हो जाता है फ्लैट। डायफ्राम इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे क्या होएगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था जैसा चेंज थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में होगा, सेम वैसा चेंज लंग्स के वॉल्यूम में होगा। ओके ओके। नेक्स्ट क्या होता है, सेकेंड, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये क्या करती है, इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर शिफ्ट कर देती है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, तो ये क्या कर देती है, शिफ्ट अबव रिब्स एंड स्टर्नम। इससे क्या होएगा कि थोरेसिक कैविटी का डोर्सोवेंट्रल एस्पेक्ट पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है कि जो रिब्स होती है और स्टर्नम ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब साइड में शिफ्ट, ऊपर शिफ्ट हो गया। इससे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल सरफेस पे बढ़ जाएगा। अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम में जैसा चेंज होगा सेम वैसा चेंज लंग्स के वॉल्यूम में होगा। तो टोटली क्या होएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। इससे क्या होता है कि जो इसके अंदर एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर कम लगा रही है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर ज्यादा है। तो क्या होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर लंग्स में आने लगेगी। ये हो गया इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जनरली तो मान लो ये डायफ्राम है, ये यूं डोम शेप्ड होता है, यूं होता है। ठीक है, बट इंस्पायरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यूं फ्लैट हो जाता है। ठीक है, यूं हो गया फ्लैट। और मान लो जो इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है ना, ये क्या करती है, इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये रिब्स को और स्टर्नम को, जैसे जनरली यहाँ पे प्रेजेंट है और ये कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, तो ऊपर शिफ्ट कर देती है। तो इससे क्या हो गया, ओवरऑल जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। इससे क्या हो गया कि इसकी जो अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर कम हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसके कंपेयर में। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंस्पायरेशन में एयर लंग्स में आ जाती है। ये हो गया इंस्पायरेशन। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, यानी कि रिलैक्स हो जाता है। नॉर्मल पोजीशन में तो वापस डोम शेप्ड हो गया, और जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी रिलैक्स हो गई। तो जो रिब्स और स्टर्नम ऊपर शिफ्ट हुए थे वो भी नीचे आ गए। तो इससे क्या हो गया कि जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उस पर ज्यादा प्रेशर लगने लग गया।
तो ये प्रेशर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है उसके कंपेयर में ज्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक्सपायरेशन में जो अपने अंदर एयर प्रेजेंट है लंग्स में, उसका प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उससे ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है कि एक्सपायरेशन हो जाता है एयर का। ओके, तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ कि इंस्पायरेशन में तो क्या होता है, जो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसके कंपेयर में कम होता है, तो ये इंस्पायरेशन हो जाता है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो लंग्स में एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उससे ज्यादा होता है, तो ये एयर एक्सपायर हो जाती है। अब ये प्रोसेस होता कैसे होता है, अब ह्यूमन में डायफ्राम और रिब्स में क्या होता है कि इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट। तो जो इंस्पायरेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। जनरली डायफ्राम होता है डोम शेप, बट ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इंस्पायरेशन के टाइम पे, तो ये हो गया फ्लैट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करती है, रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर शिफ्ट कर देती है। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे बढ़ जाता है। अब जैसा चेंज थोड़ी सी कैविटी के वॉल्यूम में होगा, सेम वैसा चेंज लंग्स के वॉल्यूम में होगा, तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है उस पर प्रेशर कम लगने लगेगा। ठीक है, तो लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है उससे ज्यादा होता है, तो इंस्पायरेशन हो जाता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर आ जाती है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, यानी कि वापस डोम शेप्ड हो जाता है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो भी रिलैक्स हो जाती है, यानी कि रिब्स और स्टर्नम वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो लंग्स का वॉल्यूम में कम हो गया, तो जो लंग्स में एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर लंग्स में भी वो जो एयर प्रेजेंट उससे कम होता है, तो ये एयर एक्सपायर हो जाती है। अब ह्यूमन में क्या होता है कि एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स प्रेजेंट होती है। इससे ये क्या कर सकता है कि अपनी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ा सकता है, और इसी को अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन एंड फोर्सफुल इंस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ह्यूमन में एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स से ड्यू टू एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स ये क्या होता है कि अपनी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। ड्यू टू एडिशनल एब्डोमिनल मसल increase strength of inspiration and expiration। ओके, अब ह्यूमन में क्या होता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, 12 to 16 पर मिनट। ये एनसीईआरटी का डाटा है पूरा। ह्यूमन में रेस्पिरेशन रेट होती है 12 to 16 पर मिनट। अब जो अपन एयर को इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं इसका मेजरमेंट स्पायरोमीटर से करते हैं। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन का जो वॉल्यूम्स होते हैं उसका मेजरमेंट स्पायरोमीटर से करते हैं। स्पायरोमीटर, इससे क्या करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो एयर का वॉल्यूम जितना यूज हुआ है उसका मेजरमेंट करते हैं। ओके, ये हो गया अपना। ठीक है गाइस, आई होप यू एंजॉय माई टूडेज क्लास, टूडेज लेक्चर। सो अगर आपको कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।